आवाज़ आ रही मेरी? एक बार बताइएगा मुझे, आवाज़ आ रही मेरी? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर, शुरुआत करें। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट। प्रिंस, अंजलि, शर्मा, तनु जी, चलिए आओ फटाफट। क्या पढ़ने वाले आज हैं? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हमने रखा है क्वेश्चन, और आज 1450 की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, और अब की बार आप लोगों का लिस्ट में नाम आना चाहिए। 2025 के सिलेक्टेड बच्चे हैं, 2025 के सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो इस बार 2026 में आप सभी, ठीक है, आप सभी सामान्य साथी आमंत्रित हैं। ठीक है, तो आइएगा, चलिए बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर भार वाले पर भार 24 वोल्ट, उसको 9 वोल्टेज प्रति एमएफ में 3000 वोल्टेज को रेटेड करने वाले एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत का मान बताना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे आपको, ये भी दे देंगे पूरा। देखिए नीचे भी रखा हूँ CITS का, और इसी प्रैक्टिस सेट को फिर हम यूट्यूब पे अब डेली आज से करवाएंगे। आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये उनको नहीं मिलेगा जो बैच नहीं है, ये वाला पूरा है ना, ये पूरा प्रैक्टिस सेट सब आपको हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं ना। ये वाला देखो पूरा एकदम आपका, इसमें उत्तर भी है। इसमें ना आप जब नीचे जाओगे 75 क्वेश्चन करने के बाद, तो नॉन-टेक और वो, और इस प्रैक्टिस सेट को जितना हो सकता, वो तो जो कंटेंट है ही, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ना आपका 80 नंबर, 85 नंबर, 83 नंबर, 84 नंबर ना आ जाए तो फिर हमसे आप कहना। ठीक है, ये लगभग बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चन है ये सब, है ना, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्र, चलो तो यहाँ आ जाते हैं, हल कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो हल करवा रहा हूँ इसको कर लीजिए, कल और 25 क्वेश्चन हल करवा दूंगा बस, और प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा, काम आपका हो जाएगा। आप लोग आराम से जाइए, मुस्कुराते हुए पेपर देख कर आइए। भाई साहब वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है? नो लोड माइनस में फुल लोड, बट्टा में हमारा क्या होता है? फुल लोड, और गुड़े में 100%। क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप 100 लगा लेना, क्योंकि परसेंटेज यहाँ लगा है। या फिर हमारा क्या आ जाएगा गुरुजी? E0 माइनस में V बटा V, गुड़े में हमारा क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब आ जाइए नो लोड वाला कौन सा, देखिए तो आप देखिए 0.575 लीडिंग पावर फैक्टर भार 24 वोल्ट, 2400 वोल्टेज का नो लोड प्रति एमएफ, और 3000 वोल्ट का रेटेड टर्मिनल वाला, है ना। तो मतलब नो लोड वाला कौन सा हो गया? 2400 हो गया, 2400 हो गया। और फुल लोड वाला कौन सा हो गया गुरु जी? 3000 हो गया। अब बटा में क्या करेंगे? 3000 करेंगे, ठीक है, और गुड़ी आप क्या करेंगे? 100 करेंगे, 100 करेंगे। 24 में से 3000 जाएगा, कितना आएगा? माइनस के 600, यही ना भाई, माइनस के 600 बटा कितना? 3000 गुड़े 100। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? 30 दूना 60, 20, माइनस के 20 आएगा, माइनस के 20 आएगा, माइनस के 20 आएगा, माइनस के 20 आएगा। आज क्लास शुरू करिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, एक बार आप रिफ्रेश कर लिया करो तुरंत। अगर ऐसा कुछ भी हो ना, तो फट से रिफ्रेश कर लिया करिए आप लोग, कोई उपाय नहीं। ठीक है, तुरंत ना, तुरंत ही उसको रिफ्रेश कर लिया करिए, जिसके साथ भी ऐसा हो, मतलब जिस भी भाई के साथ ऐसा समस्या बने, वो बच्चा तुरंत ही नहीं रुक रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो तुरंत आप रिफ्रेश करो। अगला सवाल, मोटर के ब्रश किसके बने होते हैं? अब हमने कहा ना, अब हम लोग खत्म कर दिए तो लगभग आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, अभी भी जानते हैं कुछ लोग प्रश्न करते हैं, मतलब हमसे, सर हमको बढ़िया NSTI कॉलेज चाहिए, कैसे पढ़ेंगे जिससे हमारा निकल जाए? सलाह भी हमसे लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, देखो बढ़िया NSTI कॉलेज लेना होगा तो आप लोगों को यूट्यूब का प्रैक्टिस सेट भी देखना है, और साथ ही साथ में ये जो अभी 11 बजे क्लास चल रही है, ये भी आपको ज्वाइन करना है।
तो कहते हैं कि सर यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, तो हम कहते हैं कि हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, यूट्यूब से भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हो सर हमको बढ़िया कॉलेज भी चाहिए और यूट्यूब से ही मिल जाए, तो वहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट होगा ना, वही 30 से 35 क्वेश्चन आप हद्दी-हद्दा पढ़ के जाओगे निम्मी का पीडीएफ। अक्सर करते क्या है लोग, जो आप लोग तो मान लीजिए समझदारी किए कि आप यहाँ आके जुड़ गए, लोग करते क्या है कि निम्मी का पीडीएफ पढ़ते हैं। अरे भाई निम्मी का पीडीएफ तो सब पढ़ के जा रहे हैं, भाई वो तो सबके पास है, कुछ अलग पढ़ के जाओगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा ना, हैं? तो मतलब यही है कि अब सही सलाह दीजिए, तो लोगों को लगता है गुरुजी बस पैसे की बात कर रहे हैं और 300 रुपये खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है सर, तो फिर कैसे काम चलेगा? पढ़ाई है तो पैसा तो लगेगा। तो मोटर गियर्स किसके बने होते हैं भाई साहब? कार्बन के, पीतल के, कोई बच्चा कह रहा, कोई कह रहा कॉपर का। तनु यादव क्या कर रहे हो बेटा? हमने किस दिन पढ़ाया है, मतलब आप कब से बैच परचेज की हो तनु? हमने आपको अगर कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया होगा ना पूरा, क्या किसका क्या कौन सा बनता है, वहाँ भी हमने कॉपर का नहीं बताया होगा। कॉपर का बड़ी मशीन है, लेकिन समानता अगर मैं बात करूँ तो आपको कार्बन को ही प्रेफ़रेंस देना है। कार्बन के अलावा कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है? चलो बताओ, यदि एक अल्टरनेटर में मौलिक प्रवाह की तरंग के लिए कोडिंग कोड ए है, तो 5th हार्मोनिक के लिए इसका मान 5 थे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 थे हो जाएगा। हार्मोनिक्स मान पूछ रहा है, 5 थे कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए? 5 ए कर लीजिए, ठीक है? ए इंटू एन कर लीजिए, ए इंटू एन कर लीजिए। एन क्या है? हमारी 5th हार्मोनिक्स है, तो ए इंटू 5 यानी मतलब हम बोल सकते हैं इसको 5th ए। क्या कह सकते हैं इसको? 5th ए। सीधा उत्तर कर लीजिए, ठीक है? 5th ए, ठीक है? 5th ए। निम्न से कौन सा कानून नियम का इस्तेमाल डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये तो सब कुछ हम लोग पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आप खुद देखिए, जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको लगेगा गुरुजी वही सब कुछ क्वेश्चन है, कुछ नए मिल रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीआईटी सिंथेसिस एग्जाम में आ चुके हैं। तो निम्न से कौन सा कानून नियम को इस्तेमाल डीसी मोटर की रोटेशन दिशा को निर्धारण करने के लिए करते हैं? लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। जी बिल्कुल सही बात है ना? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही तो हम याद करते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड और फ्लेमिंग के बाएं हाथ। लेंज का नियम जहां उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। फैराडे का नियम 2 था, पहला था जनरेटर के लिए, दूसरा ट्रांसफार्मर में, और एक हमारा कुलाम्स लॉ, F बराबर F प्रोपोर्शनल टू F1 इंटू F2, अरे सॉरी F1 बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा उसकी जो डिस्टेंस होगी उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कुलाम का नियम, ठीक है? तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इनसे तो परिचय ही होगा आपका, कितनी बार हमने बताया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी इसको उत्तर देने में, है ना? हाँ, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में होती है? मतलब कि कौन सी ऐसी वायरिंग सिस्टम है जो भीतर दीवार में होती है? गुप्त वायरिंग, पाइप वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, बटन वायरिंग। तो कंसील्ड वायरिंग, या जिसे बोलते हैं डक्ट वायरिंग, क्या बोलेंगे इसको? कंसील्ड वायरिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे? डक्ट वायरिंग, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है? डक्ट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? डक्ट वायरिंग। कौन सी वायरिंग गुरुजी? डक्ट वायरिंग। तो ये वाला है ना, ये वाला। अगला सवाल, एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच स्थिरता के कारण कैसा रूप ले लेती है? एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच में शिथिलता के कारण, कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्टेड्स, कैसा बनेगा भाई साहब? क्या लगेगा? एक्चुअली जो हमारा पोल होता है ना, पोल, उनके बीच में एक लटकदार हो जाता है ना, लटकदार, उसको बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं भाई साहब उसको? इलिप्स। इलिप्स बोलते क्या कहते हैं इसको? इलिप्स ही कहते हैं ना शायद? नहीं, एक कंडक्टर दो समर्थनों में शिथिलता को कारण के रूप ले लेता है। नहीं, इलिप्स नहीं होगा, त्रिभुज तो जंजीर का, हाँ ये सही है, कैटेनरी वाला होता है, ये सही है, जंजीर का, ये सही है ना, जंजीर, ठीक है? दो पोलों के बीच का, ठीक है? जो हमारा कनेक्टर होता है ना, जिसे मान लीजिए, मैं कैसे समझाऊं आपको, कनेक्टर ड्यू टू सैग। सैग मतलब समझते हैं? सैग कौन कौन जानता है बताओ? सैग जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे मान लीजिए हमारा एक पोल, दो पोल, इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? सैग। तो उस दौरान हमारे शिथिलता के लिए, जैसे दो पोल आपके हैं, मतलब कनेक्टर है दो समर्थनों के बीच, टू सपोर्ट्स टेक्स, तो दो सपोर्ट के बीच में हम क्या बोलते हैं उसको? जंजीर का। हाँ, ये बच्चा कह रहा है सर फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी सर। हाँ, कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि भाई फ्लेक्सिबिलिटी तो हमको जरूरी है,
अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर तो दिक्कत है ना। हाँ, अगला सवाल है मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है। अगर भाई सूखा अवस्था में होगा तो 1000 ओम, गीला होगा तो मतलब मान के चलो कि आपको 70,000 से लेकर 1 लाख, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ, तो किसको लॉक करेंगे, 7 का 4, 8 पे आ जाइए। एक सर्किट में आर्क के रूप में व्यवहार कौन करेगा। कल देखो कल 25 क्वेश्चन और करवा देंगे, बाकी कोई डाउट वगैरह होगा तो आप वहीं पूछ लीजिएगा। कल लास्ट क्लास रहेगी आप सभी की, है ना। और अब आप आराम से अब पढ़ो, आज 12 तारीख हो गई है, 13 मात्र आपको मान के चलो 13-14 2 हफ्ते का टाइम है। जितना कंटेंट दे दिया हूँ आप सारे कंटेंट को, और प्रैक्टिस सेट जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। इनकी क्लासेस अगर आप मान लो अगर वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप डेली हमारे साथ 12 बजे आ जाना, है ना, छोड़ना नहीं। इसी प्रैक्टिस सेट से हम करवा देंगे सब कुछ आपको, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो फायदा आपका होगा, मतलब चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। मतलब आप अपने से पढ़ो, लेकिन ये जान लो गुरुजी के साथ प्रैक्टिस सेट देखना है। अगर लाइव आ जाओगे तो लाइव, और नहीं तो फिर बाद में, मतलब उसको भगा कर 1.50 1.75 या 2 करके उसको भगा कर लेवल जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। हाँ, तो एक सर्किट में आर के रूप में क्या व्यवहार कर लेता है भाई साहब, एक इंडक्टिव रिएक्टिव, या फिर आर के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता है एक प्रतिरोध, या फिर आर के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता है एक प्रतिरोध, या फिर एक कैपेसिटेंस प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो रेजिस्टेंस होगा। अब उस रेजिस्टेंस में कौन सा होगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, और रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क, डिक्रीज ही होगा। एक सर्किट में आर्क के रूप में हाँ डिक्रीज ही होगा, कम, इंक्रीज मतलब बढ़ता, डिक्रीज मतलब हाँ सही, ये कर लो। तो आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध, डिक्रीज, इंक्रीज, आर के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पर सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा देखो, आर के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता हुआ प्रतिरोध, आगे आ जाइए, आर के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध। एक्चुअली हिंदी में गलत लिखा है इन्होंने, हिंदी में इन्होंने गलत लिखा है, आप इंग्लिश चेक करो, इंग्लिश में क्या लिखा उन्होंने, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है घटना, ठीक है। तो अब अगर कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा आता है ना कि हिंदी में गलत रहता है ऑप्शन, बात समझना हमारी, अगर ऑप्शन हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, इंग्लिश में डिक्रीज, यहाँ पे देखो इंक्रीज, सवाल एक ही है, बढ़ता घटना का होना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग से हमारे जो टाइपिंग महोदय हैं उनसे एरर हुआ होगा, तो लेकिन आप इंग्लिश की तरफ भागना, है ना, इंग्लिश वाला सही है डिक्रीज, तो डिक्रीज वाले पे लॉक करना, है ना। हाँ, चलिए आगे आइए। 500 किलोवाट के 3 चरण 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इंडक्शन मोटर पूर्ण भार पर 960 आरपीएम पे गति कर रही है। मशीन में 6 पोले हैं, मशीन का स्लिप ज्ञात करना है। स्लिप ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है भाई साहब, सबको पता है, स्लिप निकालने के लिए कुछ परसेंटेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, तभी यानी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर की गति बटा हमारा एन हो जाएगा, यही ना भाई साहब, यही होता है ना स्लिप की गति का फार्मूला, या एन एस हो जाएगा, यहाँ पे एन एस कर लीजिए, एन एस माइनस एन बटा एन एस कर लीजिए, बताओ यही होता है ना, स्लिप निकालने का फार्मूला ये होता है ना, सिंक्रोनस गति माइनस में रोटर की गति बटा एन एस। अब हमको सिंक्रोनस गति पता नहीं है, हमको सिंक्रोनस गति पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, सिंक्रोनस गति का फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी करते हैं। तो 120 तो पहले से ही फिक्स है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 50 कर लिया गुरु जी। पोल कितना दिया गया है, पोल कहाँ है भाई, 6 पोल है, तो 6 दूना 12 20, यानी मतलब 1000, कितने हो गए सर जी, 1000, कितने आ गए 1000, मतलब सिंक्रोनस गति का मान कितना सर जी, 1000 हो गया। माइनस में पहले से ऑलरेडी आपके पूर्ण भार पर 960 आरपीएम दे दिया गया है, तो 960 आप कर लीजिए, बटे में क्या कर लीजिए आप 1000 कर लीजिए, 1000 में से 960 जाएगा कितना आएगा आपका 40, 40 बटा कितना हो जाएगा हमारा 1000, जीरो से जीरो कटा, 2 दूना 4 हुआ, 2 पचे 10 50 हुआ। अब 2 बटा 50 का भाग देंगे इसमें, तो 50 दूना कितना आएगा 50 को 100, 0.004 आएगा, कितना आएगा 0.04 आएगा। स्लिप का मान आ गया आपके सामने 0.04। बताओ समझ में आया कि फिर से लगाऊं, समझ में आया कि फिर से लगाऊं समझ में आया कि नहीं आया। अब जितना भी फार्मूला आपको आएगा, सिंक्रोनस गति पूछेगा तो आप इसी फार्मूले पर रखिएगा, जितना मन करे उतना पूछे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना आप। दोबारा बताऊं, एक बार क्लियर करिए, क्लियर करिए भाई साहब, बस स्लिप का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर परसेंटेज में देगा तो यहाँ पर गुणा 100, या अगर प्रतिशत स्लिप पूछेगा तो यहाँ पर 100 कर लीजिएगा, जैसा आपको जैसा देगा उस तरह से मौका फायदा उठाइएगा, ठीक है। हाँ आगे, अरे वाह, नेहा आपसे एक
भाई बच्चे हमारे बहुत तेज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक डीसी शंट मोटर में गति कैसी होती है? एक डीसी शंट मोटर में हमारी गति कैसी होती है? आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती समय नहीं, कभी नहीं हो सकता, व्युत्क्रमानुपाती तो हो ही नहीं सकता। दोबारा एक बच्चा कह रहा है दोबारा, ठीक है बोल रहा, बता रहा हूँ अभी आपको। आर्मेचर धारा का शुद्धता यानी इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मतलब आर्मेचर धारा पूरी तरह से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो हम किसको लॉक करेंगे गुरुजी? 10 का। आ जाओ बच्चा, एक बार 9 पे आ जाओ। बच्चा कह रहा है गुरुजी समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप सिंक्रोनस गति निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो मान दिया गया पूर्ण भार पर रोटर गति का मान दिया गया है। तो सिंक्रोनस गति का फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। ठीक है, तो इस फार्मूले को पहले रख लेना। और 120 तो दिया ही दिया, सूत्र में हमने रख लिया। फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी है 50 हर्ट्ज, 50 कर लिया। पोल कितना सर जी? तो पोल हमारा देखो 6 पोल, डिवाइड किया कितना मिला हमको 1000 RPM। अब फार्मूला क्या होता है स्लिप का? स्लिप पूछ रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर नीचे क्या पूछ रहा है, स्लिप। स्लिप का फार्मूला क्या होता है? NS माइनस N/NS होता है। अब सिंक्रोनस गति का मान हमने निकाला, कितना आया 1000, और रोटर गति पहले से ऑलरेडी दिया गया है 960, हमने 960 को यहाँ रख लिया। फिर उसके बाद हमने 1000 में से 960 घटा दिया तो कितना बचा 40, और 40 को अगर 1000 से आप भाग काटोगे पीटोगे तो आपको 0.04 के आसपास डाटा मिल जाएगा। अब बताओ भावना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो सबको पता है सौर ऊर्जा के लिए किसको हम प्राथमिकता देंगे, बताइए। तो जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर ना, तो तटीय क्षेत्र बिल्कुल नहीं। हाई रेनफॉल जोन जहां बरसात हो, नहीं बरसात में कहाँ दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जहां पर आपको हार्ड एरिड जोन, जैसे कि राजस्थान हो गया है ना भाई, राजस्थान सबसे बेस्ट रहेगा, राजस्थान हार्ड एरिड जोन्स। जी बिल्कुल सही बात है, 12 पे आ जाइए। घर के छत वाले पंखे में समांतर संधारित्र की क्षमता इस्तेमाल की जाती है, यानी जो सीलिंग फैन होता है जिसमें कौन सा लगता है पंखा, परमानेंट। और इस परमानेंट में जो कैपेसिटर होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? लगभग 2.5 माइक्रोफैराड के आसपास हम लगाते हैं। 2.5 माइक्रोफैराड वाला ऑप्शन हमारा ये रहा। ये सब सवाल अच्छे हैं, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जो मैं करवा रहा हूँ ना 50 में कम से कम 15 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन एकदम सेम आ जाएगा 15 क्वेश्चन ना सेम आ जाएगा। बाकी और प्रैक्टिस सेट वो इतना पढ़ लोगे भैया, मैं कह रहा हूँ ना पहले से अगर आप मेहनत करोगे ना तो आराम से 80-85 नंबर आराम से टान के लेकर आओगे। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा आप सभी के लिए। ठीक है, मतलब आपको, आप जब 80-85 नंबर लाओगे ना तो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। मतलब आपको भरोसा होगा कि हाँ अगर हम मेहनत सच में करेंगे तो हम नौकरी पा सकते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे आप कोई भी इंसान हो, बच्चे हों या बच्चियां हों, सबके अंदर एक आग होती है, थोड़ा सा चिंगारी लगा ही रहती है। बस उस आग को 16 बनाने की जरूरत है, और उस 16 को बनाने के लिए कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको खुद अपने डिसीजन लेना होगा कि हम क्या कर सकता हूँ। होता क्या एक्चुअली कि देखिए अक्सर हमने देखा है कि हम पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज करने लगते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे आपको लगे कि हमसे नहीं, किसी भी टीचर का आपको लगे कि इनका कंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं से भी व्यवस्था कर लो। और पैसा ऐसा चीज़ है चलायमान है, मतलब पैसा किसी के पास रुकता नहीं है। आप थोड़े से पैसे के बचा कर सोचोगे कि हम 400-500 क्या खर्चा कर, और बहुत महंगा कोर्स भी नहीं है तो होता है ITI का 700-800, कंपटीशन में जाओगे 700-800-900 में। मतलब अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे सबसे सस्ता प्राइस और सबसे अच्छा कंटेंट में अगर सबसे बेस्ट अगर प्लेटफॉर्म है तो आपका ये चैनल है, जो आपको किफ़ायती प्राइस में कंटेंट दे देता है, और कंटेंट वही देता है जो एग्जाम में लड़ जाए। बाकी अगर आप और जाओगे तो थोड़े से 1500, 1200, 1300 खर्चा करना पड़ेगा। और बाकी और भी छोटे मोटे कोचिंग संस्थाएं हैं तो 500-400 में भी आपको बैचेस दे देते हैं। लेकिन वो कंटेंट और ये कंटेंट आप मिलाओगे तो जमीन आसमान का अंतर। जैसे होता है ना कि एक थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़ा, एक थोड़ा सा उससे सस्ता कपड़ा, तो भाई जो ब्रांड कपड़ा है और सस्ता कपड़ा है उन दोनों के बीच का तो रेशियो रहेगा ही रहेगा। तो मेरा मानना है कि खासकर पढ़ाई के मामले में मैं आप लोगों से कहूंगा हमेशा के लिए, आगे भी आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सच में मानना है कि हमको सरकारी नौकरी लेनी है तो भविष्य में कभी भी पैसे के साथ कंप्रोमाइज मत करिएगा। मतलब आप अपने भविष्य के लिए 500-700 के चक्कर में, जैसे अभी कुछ बच्चे हैं मैं देखता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता, उनको समझाऊं, उनको लगता होगा गुरुजी बस इनको कोर्स लेना अपना बेचने के चक्कर में। ऐसा नहीं है यार, आप खुद सोचो कि यूट्यूब पे जो मिलेगा कंटेंट वो तो प्रैक्टिस सेट तो कॉमन सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट। तो भाई आप यहाँ आओगे तो यहाँ से भी तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, और जब आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, देखो होता क्या एक्चुअली, अगर आप कहोगे कुछ हम बिना पढ़े हुए 50 क्वेश्चन करके आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर 1 साल बाद मेहनत करके जाओगे ना पढ़ के,
तो बहुत करोगे 55-60 लाओगे, 60 क्वेश्चन लाओगे, फिर कहोगे गुरुजी कमी कहाँ हो रही? तो कमी भाई साहब कहीं नहीं है, कमी आपको सही दिशा में कंटेंट नहीं मिल रहा है। कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो फिर आप जो 60 की जगह 70-80 भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब आप लोग पढ़ाई के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। ठीक है, हमारा अगर कंटेंट कभी अच्छा लगे तो हमारे वाले से, या फिर हमारा नहीं किसी भी टीचर का 700-800 खर्चा करके पढ़ाई कर लेना, उस कंटेंट को बना के रख लेना। एक बार कोई किताब हो उससे पढ़ लो, फिर किसी पार्टिकुलर टीचर का कंटेंट पढ़ लो एक बार, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, फिर उसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट मारना शुरू करो। और जितना पढ़ोगे, मैं बता दूं, अगर आज पढ़ोगे, अभी जस्ट 12 बजे क्लास में आओगे, फिर नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके बाद अगर 4 दिन के बाद आओगे, फिर नया पढ़ोगे, फिर नया क्वेश्चन मिलेगा, और फिर अगर 2 साल बाद पढ़ोगे, फिर नया क्वेश्चन मिलेगा। मतलब पढ़ाई कभी आपको, मतलब कंटेंट ऐसा मत सोचो कि वही दोबारा मिलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको। ठीक है, सवाल है कोरोना काल ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है, क्योंकि यह क्या करता है, सामग्री क्षय करता है, गंध देता है, जमीन को स्थान करता है, क्षतिकारक। तो भाई साहब ये क्या करेगा बताइए श्रीमान जी, ये क्या कर सकता है, सामग्री क्षय करेगा। हाँ ये कर सकता है ना, कोरोना काल ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है क्योंकि यह कोडाइज द मटेरियल, सामग्री क्षय को क्षय करेगा, यही करेगा, है ना। ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। क्षतिकारक में कम करेगा, पावर फैक्टर तो कम नहीं करेगा, जमीन को ऊर्जा, ये कर लीजिए आप ना, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ 13 का ये कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, कोडाइज द मटेरियल। अब हिसिंग आवाज़ आएगी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गंध भी आएगा, और 33 के भी सुपर की लाइन में कोरोना देखने को मिलता है, एसी में मिलता है, डीसी में नहीं मिलता है। आई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन, अब लो लाइन 250 वोल्ट, मध्यम लाइन 650 से लेकर 11, ठीक है। तो अब इसमें किसको ला करेंगे, 650 वाला ये कर लीजिए आप, है ना। हाँ मध्यम वाली हमारी ये ज़्यादा बेटर रहेगी। और इससे ऊपर जाएंगे तो हाई, अब ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है, कहाँ पे, कॉन्सेप्ट में, लो मीडियम हाई, एक्स्ट्रा हाई, सुपर हाई, है ना, सब बता दिया गया होगा आप लोगों को। उम्मीद होगा, मुझे मालूम है कि आप लोग जरूर पढ़ के रखे होंगे। हाँ सर जी आपने सारी चीज़ें बता दिया है। अगला सवाल, डीसी मोटर स्टार्टर में कॉइल की तार के साथ लपेटा जाता है क्या, ये भी अच्छा सवाल है। क्या लपेटोगे, मैग्नीशियम लपेटोगे, कंथाल लपेटोगे, नाइक्रोम लपेटोगे, या कॉपर लपेटोगे, क्या लपेटोगे, क्या लपेटा जाएगा। डीसी मोटर के स्टार्टर की कॉइल को किस तार के साथ लपेटेंगे। अब स्टार्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस में हम यूरेका तार लगाते हैं या कांस्टेंट तार लगाते हैं, ठीक है, ताकि धारा के मान को कम से कम हम कर सके। तो 14 वाले में क्या लगाओगे, मैग्नीशियम लगाओगे या कंथाल, कंथाल तो बहुत ज़्यादा अधिक तापमान के लिए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा एक बार आप लोग, फटाफट बताइएगा। एक बच्चे का उत्तर आ चुका, अंजलि शर्मा कह रही गुरुजी लगा दीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे लगाओगे यार, गजब बात करती हो बच्ची, बच्ची क्या हो गया तुमको। सब लोग बता रहे हैं मैग्नीन मैग्नीन मैग्नीन, हाँ मैग्नीन हो सकता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम लिखा है। कंथाल तो बहुत ज़्यादा कर दोगे आप, है ना, कंथाल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई वाला हो जाएगा। एक्चुअली ये मैग्नीशियम लिखा है ना, इसको मैग्नीन लिखना चाहिए था ना, है ना, ये गलत लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था मैग्नीन, मैग्नीन या यूरेका या कांस्टेंटन, यही नहीं लगाते हैं भाई। हाँ ठीक है, तो अब नाइक्रोम किताब में, मतलब मैं पढ़ाई जगह से इसको क्वेश्चन को, तो उसमें उन्होंने नाइक्रोम डाल दिया। नाइक्रोम तो होना नहीं चाहिए, नाइक्रोम तो मतलब हीटिंग एलिमेंट में लगाते हैं ना, नाइक्रोम तो आप हीटिंग एलिमेंट, जैसे हमारा बात करूँ अगर आपसे, तो जैसे हो गया वो क्या कहते हैं उसको, हीटर, है ना। तो अब यहाँ पर लाग जानते क्या करिए, मैग्नीन करिए, मैग्नीन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, मैग्नीन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। सही है सर जी, हाँ टाइपिंग रंग, ठीक है। हाँ कापर वाला तो आपको पता है कि चालक के रूप में यूज करते हैं। कांथाल जो बता रहे बच्चा ना, जो कैंथल का, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पर, तो अब स्टार्टर में इतना तो नहीं होता है कि मतलब आप मैग्नीन लगाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं देगा तो यूरिका कर लेना। क्या कर लेना भाई साहब, अगर आपको मैग्नीन नहीं देगा ना, मैग्नीन नहीं देगा तो आप लोग यूरिका कर लेना। क्या कर लेना आप लोग, यूरिका कर लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ टाइपिंग रंग सही है सर जी, ये ठीक है, रुको। तो मतलब हाँ यूरेका को क्या बोलते हैं, कांस्टेंटन, इनका तापमान गुणांक क्या होता है, लगभग 0 होता है। तो मैग्नीन, या फिर अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको यूरेका, या फिर इसी को बोलते हैं कांस्टेंटन, 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 ठीक है। ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं हल करवाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। एक इंडक्शन मोटर क्या होती है, कम टार के साथ सेल्फ स्टार्टिंग,
कम टार्क के साथ सेल्फ स्टार्ट, हाँ ये सही रहेगा, कम ही टार्क होगा, पहला सही है। सेल्फ स्टार्टिंग तो होती है लेकिन कम टार्क, ताकि स्मूथ तरीके से चल सके वो। ठीक है, ये पहला वाला ही सही हो गया। हाँ ये बता, उच्च टार्क के साथ नहीं, उच्च टार्क नहीं होगा भाई, हाई टार्क नहीं होगा। हाई टार्क में हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं उसको, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग है ना, ये आपका कम ही टार्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पहला वाला, कोरोना के प्रभाव से क्या पता लगाया जा सकता है? अब इसको तो आप बता ही दोगे आप। नीले रंग का फीका चमकीला, बिल्कुल सही बात है। हिसिंग आवाज, गंध द्वारा पता लगाना, है ना, तो सभी विकल्प सही हो जाएंगे। क्या जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, सब सही हो जाएंगे, सब के सब सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और हाँ, रेटिंग वेटिंग देते हैं कि नहीं देते हैं भाई? रेटिंग कर दिया करिए आप लोग, जो बच्चे बाद में देखते हैं। संख्या आपकी कम से कम 300 प्लस है। सोचो 300 रुपये का कोर्स, कम से कम 300 बच्चों ने मतलब ज्वाइन किया, ये बड़ी बात है। तो आप जितने भी बच्चे बाद में भी देखते हैं और जो नए बच्चे आए, रेटिंग दे के जाना गुरु जी को, है ना, हाँ, तभी आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा। एक मोटर के रोटर में आमतौर पर किस बियरिंग का समर्थित होती है? सुई लगेगी, बुश लगेगी, ब्रुश लगेगी, बालर या रोलर? ये अच्छा सवाल है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। तो बाल और रोटर रखता है ना, छोटे मतलब बालर, ये वाला, इसको लगा लो आप, है ना। आमतौर पर किसको लगाएंगे? तो बाल बियरिंग या रोलर बियरिंग। ठीक है, ब्रुश बहुत छोटे मोटर में होगा, बहुत छोटा मोटर अगर होगा तब होगा ना, हाँ, अगर छोटा बोलेगा तब, अगर छोटा बोलेगा ना, छोटा मोटर, छोटा मोटर, तब इसको लगा लीजिएगा। बाकी बाल और बियरिंग ही लगाते हैं, जो 5 हार्स पावर से ऊपर की मोटर होती हैं उसमें बाल और बियरिंग, बुश बियरिंग 5 से कम वाले के लिए। मोटर स्टार्ट करने के लिए लाइन स्टार्टर पर एक प्रत्यक्ष का प्रयोग किया जाता है और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब देखो यहाँ पर, अब अक्सर हम लोग पढ़ते क्या है, डल स्टार्टर, क्या बोलते हैं, डल। अब इस बारे में पूरा नाम ही उसका लिख दिया है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये तो हमने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बताना जरा एक बार आप लोग। आप कहोगे हाँ गुरुजी आप तो जितना अच्छा, एक चीज बताओ, क्या नाम है, कुमकुम, अंजलि, आप, अंकित, जो बच्चा जल्दी देखते हो, आप बताओ, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम 19 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, क्या आपको 15 क्वेश्चन भी नहीं मिला होगा जो आपको हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, थ्योरी वाला जो भी कंटेंट आपको ला ला कर दिया था, वो अभी जितने भी 16-17 क्लासेज में हुई हैं, आपको नहीं लग रहा कि 19 में से कम 15-16 तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, जो मतलब हमने ऑलरेडी अपने बुक में, अपने जो कॉपी नोट्स बनाए वहाँ भी दिख रहा है, सर का प्रैक्टिस भी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं सच्चाई, ये पेपर है 2022 का, ये जो मैं हल करवा रहा हूँ ना, CITS एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का पेपर है, और ये लास्ट टाइम हमने कुछ बच्चों को प्रोवाइड करवाया था 2025 में। तो उन बच्चों का फीडबैक आया था कि सर जो आपने लास्ट टाइम में जो आपने कंटेंट दिया था ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम बच्चों को, अब इस बार क्या किया कि हमने इस बार CITS का प्रॉपर क्लास ही चला दिया, मतलब बच्चे को दिक्कत ही ना हो। मिल रहा है ना, तो इससे आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा आप लोगों का, बताना जरा आप। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए लाइन स्टार्टर पर, तो डल स्टार्टर कहाँ तक होगा सर जी, 5 हाउस पावर तक, 5 हाउस पावर तक। ठीक है, हाँ मिल रहा है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप लोगों का। तो एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन मुख्य रूप से प्रभावित होती है किससे? तो ये तो आप लोग बता ही दोगे, किससे प्रभावित होगी भाई बताओ? तो टर्मिनल वोल्टेज से होती है, किससे होती है? टर्मिनल वोल्टेज से होती है। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? टर्मिनल वोल्टेज से होती है। तो प्रति फेज टर्मिनल वोल्टेज से होगा। ठीक है, हाँ। चलो आगे आइएगा 21 नंबर, रेडियो गतिविधि की इकाई किसमें ली जाती है? तो भाई साहब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्यूरी मिलेंगे, किस में लेंगे? क्यूरी में। ठीक है, तो रेडियो गतिविधि की इकाई किस में लेते हैं? क्यूरी में लेंगे, क्यूरी में कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन एम्पियर होगा नहीं, क्यूरी कर लीजिए, क्यूरी इज बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, कुछ बच्चे पहले उत्तर दे रहे हैं भाई, आप लोगों के पास ये कंटेंट पहले से है क्या भाई आप लोगों के पास? 22 बताइए। कुछ लोग पहले उत्तर दे रहे हैं फटाफट, या फिर आ रहा है आप लोगों को? 22 नंबर बताइए, क्या करें जानो, ओवरलोड लीडे का प्रकार कौन सा होता है? सभी विकल्प होंगे, इंडक्शन होगा, थर्मल होगा, ठोस होगा। तो ओवरलोड से सुरक्षा कौन करता है भाई साहब? 22 का C। ओवरलोड रिले प्रकार किसका होता है? इंडक्शन में। एक्चुअली ये लगता तो इंडक्शन मोटर में ही। अब इसलिए सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में,
थर्मल में फिर लिखते सरकारी ऑप्शन, सभी विकल्प। थर्मल तो सही है, थर्मल तो ठीक है कि ओवरलोड रिले प्रकार किसका, थर्मल ओवरलोड का, लेकिन इसमें क्या करेंगे? नो सर, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा, इम्पल्स भी होता है। ओवरलोडेड किस प्रकार का है? तो मुझे तो लग रहा है सरकारी ऑप्शन। इम्पल्स मतलब क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है बेटा? मुझे तो लग रहा है सरकारी ऑप्शन, बाकी आप लोग बताओ। इम्पल्स भी होता है। थर्मल के साथ साथ लगता है सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हैं क्या इसको? और ये इंडक्शन मोटर में ही लगेगा। ओवरलोड रिले हो गया आपका, तो सरकारी तो कहीं ऑप्शन नहीं होगा। अब आवाज आ रही क्या मेरी, वो बताइएगा। जी हाँ, इसमें इन्होंने दरअसल ये पूछा है कि ओवरलोड रिले की कितने प्रकार होते हैं। तो भाई साहब, ओवरलोड रिले इंडक्शन प्रकार का भी होता है, थर्मल प्रकार का भी होता है, और सॉलिड स्टेट प्रकार का भी होता है। सॉलिड स्टेट प्रकार का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, ठीक है। थर्मल वाला जो आपको पता है कि ओवरलोड यानी जब चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ये किस पे करता है भाई साहब? तो ये करता है गर्मी के प्रभाव से ट्रिप हो जाता है, मतलब कि जब गर्मी मतलब हीटिंग होगा तब ट्रिप होगा। क्या होगा? जब हीटिंग होगा तो तब ट्रिप हो जाएगा। जब आपका हीटिंग होगा तब ट्रिप हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, सिस्टम ही बंद हो गया था आपके सामने वाला, हीटिंग ट्रिप होगा तब। और ये कहाँ पर लगता है सर जी? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। दरअसल ये आप सभी से पूछ रहा था एग्जामिनर कि ओवरलोड रिले के प्रकार कौन से हैं। तो इंडक्शन प्रकार का भी होता है, थर्मल प्रकार का भी होता है, और गुरुजी कौन सा होता है हमारा? सॉलिड प्रकार का भी होता है। तो ये सब आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? और ये किस पे करता है? तो विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर। किस पे काम करता है ये? विद्युत चुम्बकीय। इस पे काम करता है भाई साहब, विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन, बाकी आगे लगा है। तो सब सरकारी ऑप्शन कर लीजिएगा एक बार। आप लोग फिर से दोबारा आ जाइएगा। सिस्टम में बंद हो गया था ऑटोमेटिक, जिसे होता है ना, चलते चलते मोबाइल कभी कभी बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, बस वही हाल इसका था। सामने जो सेटअप लगा हुआ है ऑटोमेटिक बंद हो गया। भारत में आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? सबको पता है कि भारत में 50 हर्ट्ज, और अगर अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो 60 हर्ट्ज। तो भारत में कितनी होती है भाई साहब? 50 हर्ट्ज। भारत में कितनी? 50 हर्ट्ज। और अगर आप अमेरिका जाते हैं या यूएसए जाते हैं, अमेरिका या यूएसए का पूछेगा, तो भाई साहब कितना हो जाएगा गुरुजी वहाँ का? तो 60 हर्ट्ज। अमेरिका या यूएसए में कितना हर्ट्ज? तो 60 हर्ट्ज। और हवाई जहाज में कितना होता है भाई साहब? 100 हर्ट्ज। डीसी मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति के लिए तो बैक ईएमएफ जो हमारा होगा वो क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ, बैक आपूर्ति वोल्टेज, ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज, बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज, बैक ईएमएफ 2 गुणे आपूर्ति वोल्टेज। तो क्या होगा भाई साहब? इसमें क्या लिखा है इसने? सप्लाई वोल्टेज बराबर में बैक ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज बराबर में बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ बराबर आप सप्लाई वोल्टेज, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज। हाफ होगा, आधा हो जाता है। हाँ ठीक है, आधा 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 होगा, आधा। क्या होगा गुरुजी हमारा? आधा होगा। तो बैक ईएमएफ अब कौन सा किया जाए? इसी को बना लीजिए, इसमें तो उन्होंने गायब कर दिया है, मैं बताता हूँ। ऊपर हाफ कर लीजिए, हाफ कर लीजिए ना, ठीक है, हाफ कर लीजिएगा, आधा 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 कर लीजिएगा इसको, ऊपर एक बना लीजिएगा। बैक ईएमएफ बराबर सब हाफ सप्लाई वोल्टेज का, ठीक है। फिर गुणा कर दीजिएगा आगे, आधा होता है, ठीक है। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपराइटर से बहुत से गलती हो गई होगी। 25 पे जाइए। आई नियम के लिए क्या होता है भाई साहब? मतलब आई रूल यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या करता है? बेहतर पावर उत्पन्न करने के लिए नहीं, फॉर सेफ्टी एंड, हाँ ये सही है, फॉर सेफ्टी, बचाव और सुरक्षा के लिए। भाई आपको हिदायत दी जाती है बचाव और सुरक्षा के लिए, बचाव और सुरक्षा के लिए।
बचाव और सुरक्षा के लिए। चलो भाई PDF कन्वर्ट करके दे देता हूँ आप लोगों को, और इसमें वो प्रैक्टिस सेट भी हमने दे दिया है आपको, ठीक है। कल 25 क्वेश्चन और होंगे, यानी 25 प्लस ये 25 वो 50 और प्लस 1450 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया, और उसमें उत्तर है आपका, एक बार देख लेना आप लोग आज, ठीक है। आप लोग एक बार उसको देख लेना, और उसमें से उसी के नीचे उत्तर लिखा है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा एक बार ऐसे कर करके स्क्रॉल करके, क्योंकि उत्तर वहीं सामने नहीं है। उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? नीचे मिलेगा। नीचे मतलब समझ रहे हैं, आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कितना हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया क्या पेज? 256 पेज कहाँ से आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होगा, देखते हैं कन्वर्ट करने के बाद कितना फाइल बनता है। बाकी कोई और डाउट? तो लगभग आपका CIT एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी लगभग हम लोगों ने संपन्न कर लिया है, क्योंकि अब आप लोग उत्तर भी 25 क्वेश्चनों में से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आ रहा है। अब यही आंकड़ा लगा लेना आप लोग, 75 में से आप बड़े आराम से 67, 68, 69, 70 टेक्निकल फंसेगा आपका। अगर आप और मेहनत किए होंगे तो 71, 72 भी कर सकते हैं। तो मान के चलता हूँ मिनिमम 65 प्लस तो कर ही ले जाओगे आप लोग, 65 प्लस तो कर ही ले जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो 65 प्लस वहाँ से बना लोगे, और कम से कम 25 क्वेश्चन में से जो रीजनिंग और मैथ का है 25 क्वेश्चन में तो 20 नंबर तो ले ही ले जाओगे, है ना। बहुत कठिन तो होता नहीं, आपने देखा भी होगा। तो 17-18 नंबर तो आपको वहाँ से उठा ही लोगे आप। तो 17-18 नंबर अगर आपको वहाँ से मिल जाएगा, और इधर से आप मानता हूँ मिनिमम 65 नंबर आपका उठाया, तब भी तो आपका हो गया 83 नंबर, 84 नंबर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो सबसे कमज़ोर वाला अगर बच्चा होगा ना, वो भी कम से कम वो सब मिलाकर 65 करके आएगा, अगर जो सबसे कमज़ोर होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना कंटेंट देने के बाद कोई बच्चा कमज़ोर होगा। 1450 क्वेश्चन वाला सर जी, इससे भी अच्छा है सर जी क्या? नहीं, मैं उसको मतलब मैंने आपको एक्स्ट्रा और दे दिया है, मैंने आपको ये तो ठीक है, मैंने दे दिया, लेकिन दे दिया ताकि मतलब आप आराम से पढ़ना। अब आपको करना ही क्या है, जैसे बैच अब कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से, ठीक है, अब आराम से कंटेंट को रिवीजन करते रहिए। टाइम रहेगा आपके पास, आपने नोट्स बना ही लिया हमारे साथ, और आप तो हमारे साथ साथ ऐसा तो था नहीं कि मतलब आपको कंटेंट ले लिया तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। आप लोग तो पढ़ाई भी तो कर रहे थे ना अच्छे से, आप लोग पढ़ाई भी तो कर रहे थे ना, डेली रिवीजन तो कर ही रहे थे हमारे साथ साथ। जैसे मैं अभी आज पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको आप टाइम निकाल के, ऐसा थोड़ा नहीं बस केवल यहाँ पर हो गया। तो आपका तो रिवीजन बढ़िया से हो ही गया। अब आपको फ्री रहना है, मतलब अब आपको बस केवल एक क्लास ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे आना है, क्लास ज्वाइन करके चले जाना है। बीच में अगर कोई क्लास लगती है, स्पेशल क्लास कुछ भी, तो इसी प्रैक्टिस सेट से करवाएंगे। वो प्रैक्टिस सेट केवल आपको लिए रहेगा, जो मैंने दिया है PDF वो आपके लिए रहेगा, और बाकियों के लिए नहीं रहेगा, वो आपके लिए, केवल आपका, ठीक है। हाँ, तो इस बार मेहनत से करके एक अच्छा कॉलेज प्राप्त कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। ये PDF आपको लगा देता हूँ, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो तब तक। बाकी 12 बजे भी आ जाइएगा, हल करते हैं, है ना। हाँ, 12 बजे भी आ जाइए, उसको भी उससे हल करने से थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी चीज़ सीखने को मिल जाएगा। अरे यार, तो 32.93 तब भी नहीं हो पाएगा, आप क्या करें मेरे शेरों, अब क्या किया जाए? 20 MB से ज़्यादा नहीं लेगा ये, और ये हो गया 32.93। अब क्या करें, अब इसको फिर कंप्रेस करेंगे, अब नहीं होगा ये। मुझे लग रहा है कुछ कंटेंट को कम करना पड़ेगा नीचे से, मतलब जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना नीचे से, तो मुझे कुछ हटाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ आपसे, आ जाओ दिखाता हूँ आपको, ये ना लगे। एक काम करते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट 1450 है, उसमें से 600-700 क्वेश्चन आज दे देते हैं, 600-700 क्वेश्चन कल दे देंगे। बात समझ नहीं समझ में? तभी जाके आप, इसलिए मैंने आज दोनों दिन लगा दिया था, ठीक है, तब जाके बात बनेगी आपकी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं एक काम करता हूँ, 45, 50 कितने प्रैक्टिस सेट हो गई ये, एक बार देख लेता हूँ। 70, आ जाओ देख लेता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट कितना है? 75 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3 है। रुक जाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 7-8 आज दे देता हूँ, बाकी आपके 8 से आगे। उससे क्या होगा ना कि आपको ये मिल जाएगा PDF, इसलिए 2-3 मिनट भर हो ही मिल ही नहीं पाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट 5 पे हम लोग पहुँचे, तो 8 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 24। चलो आगे देख लेता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेट 9 तक दे देता हूँ ना,
9 दूना 18, 56, रुको 9 नहीं 7 तक देता हूँ, रुक जाओ 7 तक कर देता हूँ मैं, 24, 65, प्रैक्टिस सेट 12, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 10, 19, 27, 35, 43, 66, क्वेश्चन नंबर 9, और रुक जाइए 60.5, चलिए हम इसको लगा देंगे, है ना, नॉन टेक्निकल, इसको हम लगा देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट 8 से गायब कर देते हैं, है ना, यहीं से, यहाँ से गायब कर देते हैं प्रैक्टिस सेट 8 से, बाकी 7 कंप्लीट, बाकी का प्रैक्टिस 8 से जो है आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो आपको यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, थोड़े कम हो जाए ना, क्योंकि उसको हल करवाता हूँ ना, तो उससे जो PDF है ना 20 MB से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको, अपलोड होता है ना, तो 20 MB से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अब इसमें पेज ज़्यादा है, देख ही रहे 187, 88, 189 पेज है, तो उठा नहीं रहा, इसलिए इसको कम करके कंप्रेस मार देंगे तो हो जाएगा, आपको मिल भी जाएगा, फाइल भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है मित्रों, चलिए तो मैं अभी PDF लगा देता हूँ, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैसेज वगैरह कर लो आप लोग। नीचे उत्तर भी है, कितने पेज के, बहुत पेज के, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया जाएगा ये। इतने क्वेश्चन, तभी तो दिक्कत ही हो गया था, भर ही गया था। प्रैक्टिस हटा दिया मैंने, अब सुनिए, अब इसको एक्सपोर्ट करके PDF बना लेता हूँ, 421। चलिए ठीक है ना, बाय सर जी, प्लीज बताइए ना, NSTA कानपुर के लिए तभी कितना नंबर लाना पड़ेगा। 72, 70, 71, 73, 74, 73, 74, 75, जितना मतलब 75 प्लस रहेगा आप सेफ रहोगे, ठीक है, हाँ 75 रहेगा तो सेफ रहोगे, दोनों होगा विकास पेपर, बट मैंने भी नहीं देखा, ठीक है मंजलि, हाँ चलो ठीक है, राम राम, हम ना अपना ख्याल रखना। और अंकित कुछ पूछ रहे हैं क्या, 60 मतलब, अंकित क्या पूछ रहे हैं आप, अंकित जी कुछ पूछ रहे हैं, कल मुलाकात करते हैं ना, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात एक और क्लास में करते हैं, बाकी 7 प्रैक्टिस सेट आज आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको PDF में साफ दिखेगा जब आपको मिलेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हल नहीं करवा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं वो छोटा छोटा है, तो आपको दे दूंगा, अपना करते रहिएगा, बाकी मैं इसको प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे कराऊंगा, तो मतलब कल एक बार और मिलेंगे लास्ट में, और बाकी उसके आगे दे दूंगा। सर मैं लाइव क्लास नहीं कर पाती हूँ, इसलिए रिकॉर्डेड करती हूँ, क्योंकि जो भी करना पड़ता है, जॉब भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बाद में भी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो आपके पास क्लासेस पड़ी रहती है। ठीक है, चलो राम राम, अपना ख्याल रखना और रेटिंग देके जाना आप लोग।